डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से खैर मकदम है। हम डिस्कस कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, जो कि सेमेस्टर सेकंड में आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, और लेकिन है ये इंडियन पिनल कोड के अंदर ही। और चैप्टर 16 में ये शुरुआत है। चैप्टर 16 जो कि सेक्शन 299 से लेकर के 377 पे जाकर के ख़त्म हो जाता है, उसमें कई सारे ऑफेंसेस विच अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी उनको डील किया गया है, और शुरुआत ही मर्डर से की गई है, और आगे फिर और ऑफेंसेस हमें पढ़ने हैं। ये फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है ताकि हमें और प्रोविजन समझने में आसानी हो। तो आप ऐसा करिएगा कि वीडियो को पॉज करके पहले ये चार्ट ड्रॉ करें। जो रिलीजियसली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, आई होप हैं तो वो बहुत मिनिमलिस्टिक, बट आई एम डैम श्योर कि वो ऐसा बिल्कुल कर रहे होंगे। आप पूरा चार्ट ड्रॉ करिए। थोड़ा सा मैच्योरिश लगेगा आपको, बट जिस वे में भी आप अट्रैक्टिव समझें इसको बनाना। ये फ्लो चार्ट है हमें प्रोविजंस का आगे, क्योंकि सेक्शन 299 से लेकर के 309 तक तकरीबन ये ऑफेंसेस डील होते हैं जो अभी तक हमें मेजरली कवर करने हैं, जिनमें से इंसानी जान को मर जाने का ख़तरा है या मर ही जाती है। तो उसमें मर्डर आता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर आता है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड आता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आता है, और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस डाले गए हैं जैसे कि डॉवरी डेथ है और कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। ये सारे ऑफेंसेस 299 से लेकर के 309 तक कवर होते हैं, और उससे आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि और ऑफेंसेस हैं फिर ठग एट्सेट्रा। तो हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। अभी फ्लो चार्ट पे मैं बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फ्लो चार्ट में सेक्शन 299 जो है ये कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है, CH से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर कल्पेबल होमिसाइड तो बजाते खुद ऑफेंस नहीं रह पाता है, या तो ये मर्डर बनता है, और मर्डर 300 के अंदर डिफाइंड है। ये मर्डर कैसे बनेगा? 300 के 4 क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉजेज 300 के 4 क्लॉजेज हैं, 4 मेंजरियाज हैं। अगर कल्पेबल होमिसाइड के जो कल्पेबल होमिसाइड में तो इटसेल्फ बोले 3 मेंजरियाज है, और 3 मेंजरियाज का फर्दर एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 300 में, और उन 4 क्लॉजेज में अगर वो फॉल किया कल्पेबल होमिसाइड तो वो मर्डर कहलाएगा। और अगर वो किसी और डिस्क्रिप्शन का मंजरिया रहा जिसको 300 ही ने समझाया है, वो 5 हैं, 5 इंस्टांसेस हैं, 5 क्लॉजेज हैं, या आप इनको 5 एक्सेप्शंस के नाम से भी जान सकते हैं। इनको 5 एक्सेप्शंस भी कहा जाता है। देयर आर 5 एक्सेप्शंस जिनमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाता है ये। तो ये 4 मेंजरियाज, ये 5 मेंजरियाज। तो मैंने बोला था आपको पिछले लेक्चर में भी, सेक्शन 309 टाइप्स ऑफ मेंजरियाज को कंसिडर करता है। 4 को कहता है 4 में मर्डर होगा वो, 5 में कहता है मर्डर नहीं होगा, वो होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर वो मर्डर कहलाया 300 के अंदर तो 302 के अंदर वो पनिशेबल है, तो 302 में पनिशमेंट है मर्डर की। और अगर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है तो 304 में पनिशमेंट है। पनिशमेंट आप जानते हैं धारा 302 के तहत क्या पनिशमेंट होती है? डेथ है, मैंडेटरी नहीं है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जज के डिस्क्रिप्शन पे है। फिर आगे के इस क्लास से हम समझेंगे कि जजेस को कहाँ कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। और 304 में है पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, और इसमें भी 2 पार्ट्स में पनिशमेंट है। यानी कि अगर चूँकि कल्पेबल होमिसाइड में 3 मेंजरियाज होते हैं, तो 2 मेंजरियाज में कह दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और एक मेंजरिया में कोई और पनिशमेंट दे दी, तो 304 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमें पढ़ना है। वो पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स में पनिशमेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हम चार्ट समझ रहे हैं। फिर मज़ीद कुछ सेक्शंस रह जाते हैं। अभी राइट साइड चले जाते हैं। राइट साइड में हमने 305 से लेकर के 309 तक कवर होता है ये। इसको यहाँ लिख ही देते हैं, 305 to 309। 4 तक हम पहुँच गए, बीच में कुछ पार्ट रह गया, वो यहाँ है। तो 305 to 309 में 2 तरह के प्रोविजंस हैं। एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड है, और एक अटेम्प्ट टू सर्टेन ऑफेंसेस है। एक अबेटमेंट से है, एक अटेम्प्ट से रिलेटेड, दोनों इनको वेट है। मैंने पहले बताया था आपको। अबेटमेंट से रिलेटेड है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 305 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाई चाइल्ड और इनसेन पर्सन है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था।
जब हम कोई और टॉपिक समझ रहे थे, एबेटमेंट, याद होगा आपको, पनिशमेंट ऑफ एबेटमेंट पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने बोला था आपको कि 300 जैसे कि 305 में है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय चाइल्ड और इंसेन पर्सन। ये नहीं है कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड चाइल्ड या इंसेन करे, इस फ्रेज से मत आप मिसलीड हो जाइएगा। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय चाइल्ड, सुसाइड बाय चाइल्ड यानी कि बच्चे को एबेट किया सुसाइड करने के लिए या फिर इंसेन पर्सन को। इसमें सिर्फ इंसेन ही नहीं आता, इसमें बच्चा या इंसेन ही नहीं आता। इस प्रोविजन में आप देखेंगे इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स आर आल्सो कवर्ड और डिलीरियस पर्सन्स हैव आल्सो बीन कवर्ड। इस तरह के बहुत सारे पर्सन्स हैं। एंड 306 में एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय एनी पर्सन, यानी कि कोई भी इंसान इसके अलावा अगर सुसाइड करे और उसको एबेट किया गया उसके लिए, तो उसकी पनिशमेंट इनमें है 305 और 306। और ये स्पेसिफिक एबेटमेंट्स की यहाँ पनिशमेंट है। याद होगा आपको, अब हमने रिसेंटली एबेटमेंट के प्रोविजन जो पढ़े उसमें हमने 109 में पढ़ा, 107 से लेकर 120 तक है वो प्रोविजंस। तो 109 में हमने पढ़ा जनरल पनिशमेंट एबेटमेंट की, और वहाँ ये दिया हुआ है कि अगर एबेटमेंट उस ऑफेंस जिसकी एबेटमेंट की गई, अगर उसके एबेटमेंट की पनिशमेंट कहीं और नहीं है आईपीसी में, तो फिर वहाँ 109 में पनिशमेंट होगी जो वो दी हुई है, जैसे कमीशन की पनिशमेंट होगी उसकी, जैसे वो कमिट किया हो। लेकिन अगर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया तो वहाँ नहीं पनिशमेंट होगी, यहाँ होगी। 305 में अबेटमेंट अगर करवाया किसी चाइल्ड से या इंसेन पर्सन से, इंटॉक्सिकेटेड से, ये आपके सिलेबस का पार्ट है भी नहीं। और 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय एनी पर्सन। और ये जो है 307, 8 और 9 ये अटैम्प्ट से रिलेटेड है। ये बड़ा ही जो है पॉपुलर सेक्शन है, नोटोरियस है रादर। 307 ये अटैम्प्ट टू मर्डर है। अक्सर जो है जो जिसमें मारपीट हो जाती है, पुलिस का पलड़ा जिधर भारी हो जिस पार्टी की तरफ, तो चार्जशीट या FIR बनते ही 307 का पर्चा कटता है। अक्सर आपसे लोग जानकार भी कहेंगे, बेचारे मुलजिम मिलते हैं तो वो बताते हैं मेरे नाम का 307 का पर्चा काटा हुआ है। तो अटैम्प्ट टू मर्डर लगा देते हैं, ज़रा सा हमला कर दिया तो वो अल्फाज ऐसे वो FIR में बना दिए जाते हैं। वो खैर दैट प्रैक्टिकल पार्ट है, वो हमेशा डिफरेंट रहेगा थियरी से, बट दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। और अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड 308 में है। ये बड़ा ही ट्रिकी है, कभी पूछा जाएगा कि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट है क्या इंडियन पीनल कोड में कहीं कि नहीं, तो कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट की पनिशमेंट 308 में है, और अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 में है। 309 में 1 साल की पनिशमेंट है अटेम्प्ट टू सुसाइड की। और कमीशन, चूंकि सुसाइड के प्रोविजंस आपको दिखे यहाँ, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, कमीशन सुसाइड का पनिशेबल हो ही नहीं सकता, सिंस द बॉडी हैज़ ऑलरेडी बिकम ए कॉर्प्स, और लाशों को कोई सज़ा दे नहीं पाता है बग़ैर उनके मालिक के। तो दैट कंक्लूड्स दैट पार्ट। नाउ ये बीच में कुछ सेक्शंस रह गए हैं। देखिए 301 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। ये ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस पे बेस्ड है, कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, किसी डेफिनेशन को नहीं, ये एक प्रिंसिपल रिकग्नाइज करता है जिसे ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस कहते हैं। तब तक आप ये अगले लेक्चर में जब इसका नंबर आएगा तब तक आप इसको कहीं से बुक से पढ़ लें, या आपने टॉट में भी पढ़ा होगा ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस क्या होता है, मैलिस इन फैक्ट, मैलिस इन लॉ एंड ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस। और 303 मैंने यूं ही लिख दिया, हालांकि दिस इज now insignificant. It was already held unconstitutional in Mittu versus State of Punjab by Supreme Court. इसको unconstitutional declare किया क्योंकि it was इसमें इसकी philosophy में जाना नहीं है, but Supreme Court found that it is against or in contravention of the principle of equality under Constitution. Article 14 का violation है इसमें, because मैं आपको briefly समझा दे रहा हूँ, बाद में ख़यानत हो जाएगी। Reason being 302 में punishment जो है, जो भी कत्ल करे उसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, और फाइन उसके अलावा जो होगा उसको। 303 में है अगर कोई इंसान उम्र कैद काट रहा था और उसने मर्डर किया तो उसको शैल बी पनिश्ड विद डेथ, उसको ज़रूरी यानी मौत की सज़ा दी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई डिस्टिंक्शन साउंड एंड रीजनेबल लग नहीं रहा है, देयर इज़ नो रैशनल रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स, कि एक इंसान ने कत्ल किया उसको उम्र कैद या फांसी, और इसको फांसी ही फांसी होगी सिर्फ इस वजह से कि ये ऑलरेडी उम्र कैद काट रहा था। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। और ये दो तो बड़े स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, यहीं से बता रहा हूँ इस वक्त एक बात, और फिर इंशाल्लाह आप उसको याद भी रखेंगे आगे। 304 A रिलेट्स टू कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। 304 A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इसे कहा जाता है, कॉजिंग डेथ बाय डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट।
रैश एंड नहीं है। रैश एंड नेग्लिजेंट अक्सर बच्चे इसको रैश एंड पढ़ते हैं, मगर अगर आप प्रोविजन देखेंगे रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है। और 304B और ज़्यादा स्पेसिफिक है ये दो। ये तो अमेंडमेंट से आया है, बट इट वॉज अमेंडेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आया हुआ है। 304B डॉवरी डेथ टू कर्ब द मिनट्स ऑफ डॉवरी, ये डॉवरी डेथ का केस है। 304A के बारे में जानने में बहुत ख़ास बात है जो मैं बता रहा था, अभी बताऊंगा। वो ये कि 304A अगर कोई आपसे पूछे, तो अक्सर बच्चों से लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था कि कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की पनिशमेंट क्या है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर के लिख देते हैं डेथ पेनल्टी, और उनको पता भी नहीं होता है। कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की पनिशमेंट लिख देते हैं डेथ पेनल्टी 304A में, जो कि डेथ पेनल्टी नहीं है। अब ये कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वो कहते हैं डेथ हो गई, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। पनिशमेंट तो अभी आप देख के मैं बता दूं, आप याद रख लेंगे। अभी आप कहेंगे ये भूलना कौन सा मुश्किल है। ये भूलते इसलिए हैं क्योंकि इसमें कॉजिंग डेथ है, तो इंसान सोचता है अरे मौत वाक़या की तो इसमें इतनी सज़ा होगी। जी नहीं, इसमें 2 ही साल की सज़ा है, 2 years और फाइन। अच्छा, क्यों है? क्योंकि आप इसकी डेफिनेशन में जब जाएंगे, causing death by rash or negligent act is actually those cases of causing death which do not amount to culpable homicide। ये वो डेथ के केसेस हैं जो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होते। तो जब कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, मर्डर तो हो ही नहीं सकता। मैंने उस दिन ही बताया आपको कि सारे मर्डर के केसेस कल्पेबल होमिसाइड है, मगर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं बन सकते। कभी वो बनेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो फिर उस वक्त मर्डर नहीं रह जाएगा। तो अगर हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की रिलेशनशिप देखना चाहें, ये अगर कल्पेबल होमिसाइड है तो ये मर्डर है, यानी ये कुछ कल्पेबल होमिसाइड्स हैं जो मर्डर बन जाते हैं, बाकी ऐसे भी हैं जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ये इस तरह से फ्लो चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से कुछ पार्ट रिवाइज करके आज कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मर्डर में हमें मर्डर के केसेस 4 क्लॉजेस जो हैं, 4 इंस्टेंसेस, वो एक्सप्लेन होना कंप्लीट हो जाए। बड़ा ही कंबरसम लग रहा है। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में, आप याद करिए, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है जिन्हें अपने करियर की फ़िक्र है और जो अपने आप से ख़ुद संजीदा है, उन्हें मेरी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास की तरह कि तुम खड़े हो जाओ और बताओ ये सेक्शन क्या कहता है। हालांकि इसका अफसोस हो रहा है, बिकॉज देयर आर मेनी सोल्स विच नीड अ स्लाइट पुश, और उनको इसी से फ़ायदा होता है। अफसोस तो हो रहा है, बट स्टिल मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उन प्रोविजंस को बार बार पढ़ें ताकि वो जहन नशीन हो जाए अच्छी तरह उनके इंग्रेडिएंट्स। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड 299 में ये कहता है whoever causes death by doing any rash, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। और देखिए 3 मेंजरियाज हैं, 2 इंटेंशन से रिलेटेड हैं, इंटेंशन और तीसरा मिलेगा आपको नॉलेज से रिलेटेड। whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, या इंटेंशन क्या है? causing death, or with the intention of causing such bodily injury। उसे बस ऐसी बॉडीली इंजरी करने की नियत थी, इरादा था। अब उसे इरादा था कि इससे वो मारेगा उसको। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने दूसरे के सर पे कोई बहुत वजनी चीज़ से वार किया, इट इज़ सच बॉडीली इंजरी, मगर उसे मारने का इरादा नहीं था। सच बॉडी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो लाइकली टू कॉज डेथ लग रहा है कि इसमें सब्जेक्टिव नॉलेज को क्या अहमियत दी गई है, मतलब इसको मालूम होना ज़रूरी था कि मेरे इस इंजरी से मौत वाक़या हो जाएगी। अगर उस इंसान ने ये समझा कि मुझे तो लगा इससे इंसान नहीं मरता है, तो क्या होगा? इसीलिए इसमें फर्दर मर्डर की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 तरह के केसेस हो सकते हैं। सच बॉडीली इंजरी के बाद उसे पता था कि ऐसे इंसान मर सकता है, दूसरा कानून ये कहेगा तुम्हें पता था या नहीं था, लेकिन ये बॉडीली इंजरी ऐसी है कि इससे इंसान मर ही जाता है।
इन दोनों केसेस को आप देखेंगे 300 में दोनों को कवर किया हुआ है। एंड लास्टली नॉलेज, तीसरा है और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। लाइकलीहुड, अगेन यहाँ भी लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग डेथ, मगर ये स्पेशल नॉलेज है तो ये तो साफ लग रहा है ये स्पेशल नॉलेज ऑफ, ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, ये उसी इंसान को नॉलेज थी जो परपिट्रेटर है, अक्यूज्ड है, कि ऐसा मेरा कर जाने से शायद ये इंसान मर जाएगा। एक इंसान किसी कार्डियक डिजीज़ के अंडर लेबर कर रहा है, दिल की बीमारी है, एंड देयर इज़ अ पर्सन हु नोज कि अगर इसको इस वे में इंजर किया जाए, मारा जाए, हार्म पहुंचाया जाए, ये मर जाएगा। ऑर्डिनरीली उससे इंसान वो करने से नहीं मरता, तो ये इस क्लॉज में कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा। तो जब भी किसी इंसान पर मर्डर का चार्ज होता है तो कभी पुलिस ये नहीं लगा सकती कि इस पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज है। रीजन बीइंग ये कोर्ट के लिए डिसाइड करने का है कि वेदर इट्स अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर। तो जब भी किसी इंसान पे चार्ज है मर्डर का, तो पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा 3 मेंस रियाज में से एक मेंस रियाज सेटिस्फाई कर रहा था 299 का, तो एक्ट उसका बन गया कल्पेबल होमिसाइड। अब अगर कल्पेबल होमिसाइड ये बन गया, अगर आप आगे देखेंगे राय व रप्पू पुनैया के केस में हम ये डिस्कस करेंगे, अभी जजमेंट्स आएंगी हम एक लेक्चर इस पे जजमेंट्स ही को लेकर कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल जजमेंट समझनी है। तो अगर कल्पेबल होमिसाइड एक बार प्रूव हो गया, फिर अब मर्डर प्रूव करना है। 4 मेंस रियाज में से एक एस्टैब्लिश हो गया 300 के, तो मर्डर। और अगर नहीं हो पाया, कल्पेबल होमिसाइड प्रूव हो गया था, तो इट विल बिकम अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक बार फिर इसको याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. तो ये कहा जाएगा उसने कल्पेबल होमिसाइड किया अगर इन 3 मेंजरियाज में से एक भी मेंजरिया पाया गया। फिर आपको याद होगा हमने इसके 3 एक्सप्लेनेशंस पढ़े। मैं जल्दी जल्दी उसको रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर पहला एक्सप्लेनेशन हमने जो पढ़ा वो ये था कि अगर बॉडीली इंजरी के ज़रिए से किसी ने किसी की मौत की, देखिए वर्ड यहाँ पे अगर इंजरी, देखिए ड्राफ्टिंग का एक ब्यूटी और बता रहा हूँ, ये तो क्लास में हम शेयर करते थे। आप देखेंगे अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी लिखा हुआ है, अगर सिर्फ इंजरी लिखा होता, सिर्फ इंजरी, तो सेक्शन 44 की डेफिनेशन खुद ब खुद लग जाती। तो इंजरी में सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं आती वहाँ, उसके हिसाब से 44 कहता है इट मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, यानी किसी के घर को जला दिया, इट इज ऑल्सो एन इंजरी अंडर लॉ। और ये हार्ट अटैक से मर गया, ये इंजरी नहीं, लॉ कहता है बॉडीली इंजरी, यहाँ कहता है बॉडीली इंजरी। तो पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर किसी ने बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज की किसी की, एंड द पर्सन इज लेबलिंग अ डिजीज और डिसऑर्डर और बॉडीली इन्फर्मिटी एंड देयरबाय दिस पर्सन एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर, इट शैल बी डीम्ड दैट द पर्सन हैज कॉज्ड डेथ। तो उसने स्पेशल कंडीशन को, उसकी स्पेशल कंडीशन को एक्सप्लॉइट करके डेथ एक्सेलरेट की, ये एज्यूम किया जाएगा, डीम किया जाएगा दैट दिस पर्सन हैज कॉज्ड डेथ। This is first explanation. Explanation 2 is related to non-availability of the treatment modes or specific remedies. तो skillful treatment. उस केस में क्या हो जाएगा, क्या उस केस में intervening factor माना जाएगा उनको? For the case of culpable homicide, जी नहीं. The answer is a big no. Culpable homicide के लिए कभी intervening factors को part play करने नहीं दिया जाएगा। यही कहता है वो, that where death is caused by bodily injury and the person who causes this bodily injury shall be deemed to have caused the death, even though by resorting to the proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. तो ये lack of specific, ये पहला explanation है हमारा bodily injury of a person laboring under specific condition, किसी खास हालत में जो वहाँ दी गई है, मतलब उसको डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, बॉडीली इन्फर्मिटी है, डिसऑर्डर है, डिजीज़ है या बॉडीली इन्फर्मिटी है,
पहले केस में, और बॉडीली इंजरी करके उसकी डेथ कॉज की गई। और फिर इसकी वजह से दिस कंडीशन प्लस दिस, यानी ये कहेंगे आप कि ये कंडीशन एक फैक्टर बन गई, नहीं, ये इंटरवीनिंग फैक्टर यहाँ नहीं माना जाएगा। अगर एक इंसान के इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन है और उस कोई ख़ास जहर उसको खिला दिया गया, नॉर्मली उस जहर से इंसान नहीं मरता है, मगर उस इन्फेक्शन की वजह से मौत वाक़ हो गई और पर्सन का इंटेंशन था डेथ कॉज करने का, तो ये वो इंसान प्ली नहीं ले सकता, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। बिकॉज कि अगर उसके इंटेस्टाइन, जिसे बट फॉर टेस्ट कहते हैं क्रिमिनल लॉ में, बट फॉर, ही वुड नॉट हैव डाइड बट फॉर दोज डिफेक्टिव इंटेस्टाइन्स और दिस स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये काम नहीं करेगा, वो हर हाल में कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। बॉडीली इंजरी जो उसने की प्लस एक्सेलरेटेड दैट कंडीशन, ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा यही है कि दैट वेयर डेथ ऑफ अ पर्सन इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, the person who has caused that bodily injury shall be deemed to have caused it death, even though by resorting to the proper remedies and skillful treatment. Proper remedies plus skillful treatment. Even though by resorting to the proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. The death might have been prevented. And explanation 3 बड़ा सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग। एक्सप्लेनेशन 3 है causing death of a child in mother's womb does not amount to culpable homicide। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 9 महीने का बच्चा माँ के पेट में है, ए ने उसका मर्डर कर दिया, सज़ा क्या होगी? कंफ्यूज नहीं होना, उसे कहिए कि वो मर्डर कर ही नहीं सकता उसका, क्योंकि मर्डर कॉज करने के लिए कल्पेबल होमिसाइड होना ज़रूरी है। और एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि माँ के हमल में जो बच्चा है उसका कल्पेबल होमिसाइड हो ही नहीं सकता, कत्ल इंसान मुस्तलज़म सज़ा, तो मर्डर तो होने का तो सवाल ही नहीं। देयरफॉर द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स womb does not amount to culpable homicide, but it may amount to causing the death of a living child if any part of the child has been brought forth, though he may not have breathed or been completely born। उसने अभी सांस नहीं ली या पूरी तरह दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाया, लेकिन अगर कोई भी हिस्सा उसके जिस्म का कोई भी अंग उज़ू बाहर माँ के हमल से आना शुरू हो गया, जिसे क्विकनिंग कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो उसकी मौत वाक़या की जा सकती है। और अब वो डॉक्टर ने अगर मिसाल के तौर पे इंटेंशन से मारा बच्चे को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग, सो इट मे बी कॉल्ड टू बी एन एक्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अदरवाइज ऑर्डिनरीली causing the death of a little child in mother's womb does not amount to कल्पेबल होमिसाइड। हाँ, इसके 3 इलस्ट्रेशंस हैं, तीनों इलस्ट्रेशंस को देख लीजिएगा। और उसमें पहला इलस्ट्रेशन जो है वो इससे रिलेटेड है कि अगर किसी ने कोई गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के उसके ऊपर घास रख दी और दूसरे ने ग्राउंड को फर्म समझ के उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, गड्ढे में चला गया, और जिसने ऐसा किया उसका इंटेंशन मारने का था, तो इसे कहा जाएगा कि उसने मार दिया। ये सिंपल है बिकॉज दिस रिलेट्स टू द फर्स्ट मेंस रिया, दैट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। और दूसरा, ए को पता है, ए नोज दैट सर्टेन पर्सन जेड इज़ बिहाइंड अ बुश, और लेकिन बी को ये पता नहीं है कि ए को पता है कि जेड जो है वो झाड़ियों के पीछे है, और बी को ये चीज़ पता नहीं है। और ए ने इस नीयत से कि उसको मरवाया जाएगा वहाँ पे, बी को कहा कि उस तरफ गोली चलाओ, ऑल्दो बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया मगर ए ने यहाँ मर्डर किया। ये नॉलेज का केस है, नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। और तीसरा इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है इन द सेंस कि ए ने एक जानवर को गोली चलाई विद द इंटेंशन टू किल एंड स्टील इट, और उसे नहीं पता था कि उस जानवर के ठीक पीछे या उसके आसपास जो झाड़ी है उस पर कहीं कोई इंसान छुपा हुआ है, बी है सपोज, तो उसने उसकी तरफ गोली चलाई, ऑल्दो ही वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, क्योंकि उसे चोरी करना था, तो यहाँ अनलॉफुल एक्ट है, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है क्योंकि उसको मारने का इंटेंशन नहीं था। इनमें से कोई भी मंजरिया नहीं था। तो ऑब्वियसली
दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन। अब इसको हम मर्डर के डेफिनेशन से रिलेट कर देंगे और 4 मेंस रियाज को आज बेयर रीडिंग लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी लेक्चर क्योंकि लंबा हो गया, ये 24 मिनट्स या, तो बेयर रीडिंग लगाते हैं और फिर नेक्स्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड हमने समझ लिया, 3 मेंस रिया में से 1 मेंस रिया होना चाहिए, आइदर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ और नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड। अब ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब बनेगा, इन्हीं मेंस रियाज का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। नया मेंस रिया कोई नहीं जोड़ा है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहन में ये बात डाल लीजिए कि इन्हीं मेंस रियाज को मज़ीद वजाहत फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ 300 में इनकॉर्पोरेट किया है और 4 मेंस रियाज को अलग से छांट के निकाला है कि अगर ये 4 हुए, चारों केसेस में वो मर्डर हो जाएगा। और शुरू ही होता है ये एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड से। ये सेक्शन 300 मर्डर को कैसे डिफाइन किया है। मर्डर की एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, अब मर्डर के मेंस रियाज को आइडेंटिफाई किया है। अगर कहा जाए सेक्शन 300 आइडेंटिफाइज द मेंस रियाज ऑफ मर्डर, और 4 एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड। अब इसमें मैं मुझे याद आया, इसमें बच्चे अक्सर इसको रिप्रोड्यूस करते वक्त जो इंटरनल टेस्ट ले लेते हैं तो बेयर एक्ट अच्छी तरह पढ़ते नहीं हैं, तो एक्सेप्ट में इतना गलत हो जाता है और बहुत अच्छे बच्चों से। तो मैं इसको इसलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। यहाँ अक्सर बच्चों ने ACC वाला एक्सेप्ट लिख दिया था पिछली बार, तो एक्सेप्ट इन द केसेस, इन केसेस के अलावा जो आगे मुस्तस्ना कर दिए गए हैं, आगे उनको एक्सक्लूड किया गया है, यानी जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट मर्डर के 5 क्लॉजेज आ रहे हैं, उनके अलावा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा इन 4 हालतों में, यानी उनको छोड़ के 1 2 3 4 इसमें मर्डर बनेगा और 1 2 3 4 5 इसमें ये बनेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट मर्डर। तो इनकी तरफ रेफर करके सेक्शन कह रहा है एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, ये 5 एक्सेप्शन हैं, इनके अलावा culpable homicide is murder। culpable homicide murder है number 1 if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। ये most manifest form of mens rea है murder का, इससे खुला हुआ और क्या mens rea होगा, with the intention of causing death। इसको समझने में कोई confusion नहीं होना चाहिए कि इसमें इंसान का ये correspond कर रहा है पहले mens rea से, culpable homicide से। वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है। if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। Number 2 एंड नहीं है और से जुड़ा होगा, बेयर एक्ट साथ साथ देखते रहिएगा। बगैर बेयर एक्ट के आगे ये सेकंड सेमेस्टर का कोई भी पोर्शन समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब फिलोसफिकल बहुत कम है और प्रैक्टिकल एंड प्रोविजनल और टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। और इफ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और इसका इरादा है अब बॉडीली इंजरी का, और इफ इट्स डन विद द इंटेंशन, यहाँ भी इंटेंशन है, नॉलेज नहीं। इंटेंशन किसका है, बॉडीली इंजरी का, बॉडीली इंजरी। और इफ इट्स डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, इसको आप ऑफेंडर नोज को अंडरलाइन कर दीजिए। और विद द इंटेंशन of causing bodily injury as the offender knows, with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। ये बहुत important है। ऑफेंडर नोज, उसको पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज है यहाँ पे, जो अक्यूज्ड है उसकी नॉलेज, दैट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड, उस इंसान की to whom the harm is caused, to whom the harm
is caused. मिसाल के तौर पर अब अगर ए ने बी को इंजर किया और अटेम्प्ट टू मर्डर किया, बी की बेटी पास खड़ी थी सी, वो हार्ट अटैक से मर गई। अब फिर से इस सेक्शन को पढ़ लीजिए। If it's done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, इसकी मौत वाक़ होने की अगर नॉलेज थी तो ये क्लॉज इसको कवर नहीं कर पाएगा ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ जिसको हार्म किया उसी की डेथ होना ज़रूरी है। और अगर इसकी नॉलेज थी, यानी जिसको हार्म किया, इंजरी नहीं हार्म, फिर अगर इंजरी कहेंगे सेक्शन 44 में चला जाएगा, और हार्म कहीं नहीं डिफाइंड है, इसलिए हार्म वर्ड यूज हुआ है। तो अगर बॉडीली इंजरी कॉज की किसी पर्सन की और जिसको पता है ऑफेंडर को दैट ही नोज दैट इट्स लाइकली ये इंजरी ऐसी है कि इससे ये इंसान मर सकता है। अब देखिए ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सेकंड को। सेकंड मेंसरिया क्या था? कल्पेबल होमिसाइड का, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ पहला। दूसरा, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इट लाइकली टू कॉज डेथ। अब लाइकली टू कॉज डेथ किसकी पता नहीं, मतलब उसकी जिस पे हमला हुआ, या उसके साथ कोई, उसके पास कोई, उसका जानने वाला कोई, उसका अजीज कोई, इसके बारे में साइलेंट है 299। इसी ने इसको वजाहत, इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, दूसरा कि ये बॉडीली इंजरी की लाइकली टू कॉज डेथ जो है, लाइकलीहुड की नॉलेज कि इससे इंसान मर जाएगा, क्या लॉ की नॉलेज, क्या जज की नॉलेज, डॉक्टर्स की नॉलेज, या उस भी इंसान को पता हुआ था कि ये इंजरी ऐसी है, तो ये 2 में कवर किया कि उसको पता हो, एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। तीसरा मेंसरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अक्सर मर्डर के केसेस इसी में कवर होते हैं, जिन्हें कहते हैं सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वाला क्लॉज, वो ये है, इफ इट्स डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन। बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, देखिए सेकंड और थर्ड क्लॉज में ये एनी पर्सन का डिस्टिंक्शन अब तक आ गया। यहाँ वो पहले ये है कि कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज दैट इट्स लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड। और क्लॉज 3 में इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, तो यहाँ क्या की, बॉडीली इंजरी फिर की, यहाँ फिर बॉडीली इंजरी को अंडरलाइन करिए। पहले इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ से कुछ भी किया, दूसरे में बॉडीली इंजरी को हाईलाइट किया, और आगे हमने ऑफेंडर नोज को हाईलाइट किया, और किसका, टू whom द हार्म इज कॉज्ड। तीसरे में हमने किया बॉडीली इंजरी को हाईलाइट कि इफ इट्स डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, किसको, टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन। अब नॉलेज का सवाल नहीं आएगा, अब उसको एक्यूज्ड को नॉलेज थी या नहीं थी, इसको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड, और ये बॉडीली इंजरी जिसका इसको इंटेंशन था इन्फ्लिक्ट करने का, इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड, इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। इसको पूरे को अंडरलाइन करिएगा, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर को, इन द, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये पूरा फ्रेज इस पे बेस्ड प्लेथोरा ऑफ केस लॉज है जो आपको मिल जाएंगे। एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ये तीसरा है। अभी तक जो 3 हमने पढ़े, तीनों को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एक्सेप्ट इन द केसेस हियरइन आफ्टर एक्सेप्टेड culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or third, if it's done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted
is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. और फोर्थ केस है जिसमें और ज़्यादा, देखिए मेंजरियाज की ग्रेविटी कम होती जाएगी। अगर यहाँ मेंजरिया इतना मोटा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में, इतना यहाँ थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा आपको, और यहाँ और थोड़ा कम, और यहाँ तो बिल्कुल एक लाइन दिखाई देगी। यहाँ इंटेंशन है ऐसी इंजरी देने का जिसकी इसको मालूम है, यहाँ नॉलेज पे आ गई बात, यहाँ इंटेंशन पे, यहाँ नॉलेज है उसको किससे मर जाएगा। तीसरे में उसको ना इंटेंशन है ना नॉलेज है, बस उसको इंटेंशन है बॉडीली इंजरी ऐसी देने का जो कानून समझता है दैट्स सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। और फोर्थ में मेंजरिया और नीचे आ जाएगा, दैट इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, अगर उसको ये नॉलेज थी दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, दैट अगर उसको पता था जो ये मैं कर रहा हूँ ये कार्य इतना घातक है, इतना खतरनाक और जानलेवा है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज death or such bodily injury as is likely to cause death, that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death. एक तो एक्ट हो imminently dangerous, imminently dangerous को आप हाईलाइट कर दीजिए, imminently dangerous हो। और दूसरा कि इस इंसान को ये नॉलेज होना ज़रूरी है, ही कमिट्स द एक्ट एंड देन नोज, ही कमिट्स द एक्ट, इमिनेंटली डेंजरस होने की उसको नॉलेज थी। इमिनेंटली डेंजरस, कितना इमिनेंटली डेंजरस, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, कि हर हाल में इससे किसी की मौत वाक़ई हो जाएगी, और सच बॉडीली इंजरी या फिर ऐसा जिस्मानी ज़ख्म जिससे मौत वाक़ई हो सकती है, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज़, मगर उसने ये किया बिना किसी एक्सक्यूज़ के, फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग सच डेथ और इंजरी। तो उसने जो किसी एक्सक्यूज़ के अंडर ये नहीं किया। अब इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। इलस्ट्रेशन से एक सिंपल ले लीजिए, ए अपने गन का तजुर्बा करने के लिए एक मार्केट प्लेस में चला गया जहाँ बहुत सारे लोग हैं, और एक बतख का पीछा करते हुए गोली मारा जा रहा है, और बतख को मिस करके गोली जेड को लग गई। बताइए, जेड को न जानता है वो, ये फैक्ट बता रहा हूँ, जेड को वो जानता नहीं, जेड के बारे में उसे पता नहीं है जेड किस गोली से और कितने गोलियों से मरेगा। न वो घर से किसी को कह के आया है, न दिल में इरादा बना के आया है जेड को आज मारूंगा। मारने आया था बतख और मार दिया जेड। अब क्या कहा जाएगा? अब उसे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ नहीं है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी नहीं है, और ऐसा बॉडीली इंजरी करने का नहीं है जो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, क्योंकि तीनों में, पहले तीनों में मेंजरियाज में इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन है ही नहीं। अब फोर्थ में सिर्फ नॉलेज है। याद करिए उसका तीसरा मेंजरिया, कल्पेबल होमिसाइड का तीसरा मेंजरिया, और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो यहाँ वो कॉरस्पॉन्ड करता है इस चौथे को, कि उसने ऐसा एक्ट किया विच इज सो इमिनेंटली डेंजरस। उसको मालूम था, ये मारने का तो इरादा नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि गोली से कोई इंसान मर जाएगा। दैट it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or bodily injury as is likely to cause death of any person, and has committed such act without any excuse for incurring the risk। और excuse law की नज़र में justified और reasonable excuse होना चाहिए। ये नहीं कह सकता इंसान कि मैं अपनी तलवार की धार आजमाने के लिए भरे हुए मेले में घुस गया और तलवार चलाने लग गया, और फिर क्या मैं तो धार आजमा रहा था, या मैं अपने स्किल्स को, निंजा स्किल्स को आजमा रहा था। ये नहीं चलेगा। तो ये 4 मेंजरियाज हैं। आगे हम इनको मज़ीद वजाहत से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे इंशाअल्लाह। लेक्चर लंबा हो जाता है तो उसको टाइम लगता है अपलोड होने में। हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। 4 मेंजरियाज में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है। नंबर 1 है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। नंबर 2 है दैट इफ देयर इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom the harm is caused। और तीसरा है if that act was done with the intention of causing bodily injury and the bodily injury which he inflicted was sufficient in the ordinary course of nature to cause death, and fourthly if the person committing the act knows that this act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and thus commits this act, dangerous act,
without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury. तो ये हो गया, ये 4 मेंस एरियाज में कवर होता है। बार बार अगर बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, प्लस इसके बाद इलस्ट्रेशंस भी आने वाली हैं। इलस्ट्रेशंस इसकी कॉरस्पॉन्ड करती हैं इन 4 क्लॉजेज़ को, 4 इलस्ट्रेशंस हैं, 4 क्लॉजेज़ को कॉरस्पॉन्ड करती हैं, उनसे बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो इलस्ट्रेशंस की तब तक रीडिंग लगाते रहिए, और वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम।